Hello everyone, let's just jump straight back millions of years ago, right into the middle of the African savanna. आज हम एक बहुत ही fascinating concept में dive in करने वाले हैं, the cognitive revolution. हम देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सा insignificant जानवर literally इस पूरी दुनिया का मास्टर बन गया और human history में इस revolution का आखिर इतना massive और importance क्यों है? Okay, so let's dive into this. एक आम सा बंदर इस पूरी दुनिया को डोमिनेट कैसे करने लगा, ये एक्चुअली एक बहुत ही प्रोफाउंड क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे जाएं ना, तो ह्यूमंस का इस दुनिया में उतना ही सिग्निफिकेंस था जितना कि इससे एक चिंपैंजी का, एक हिरन या फिर एक जेलीफिश का होता है। सीरियसली, हम फूड चेन के टॉप पर बिल्कुल नहीं थे और नेचर हमें किसी वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं करती थी। तो फिर ये सब चेंज कैसे हुआ? आखिर ये टर्निंग पॉइंट आया कहाँ से? Section 1. An insignificant animal. हमारी फिजिकल लिमिटेशंस एक्चुअली काफी ज्यादा थी। हम कोई सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर नहीं थे। हमारे पास शेर जैसे शार्प दांत या नाखून नहीं थे। We were literally just struggling to survive. एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आने से पहले तक ह्यूमन हिस्ट्री was just, well, plain and ordinary. Just look at the massive gaps in this timeline. लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका में होमो जीनस का एवोल्यूशन हुआ और पहले स्टोन टूल्स बनने शुरू हुए, राइट? फिर लगभग 150,000 साल पहले हम सेपियंस ईस्ट अफ्रीका में आते हैं। लेकिन उन लंबे खाली गैप्स को नोटिस कीजिए। 2 मिलियन साल तक हमारे न्यूरल नेटवर्क्स लगातार बढ़ रहे थे, हमारा दिमाग बड़ा हो रहा था, पर हमारे पास शो के लिए क्या था? लिटरली बस कुछ पत्थर के चाकू और नुकीली लकड़ियां। टॉक अबाउट शेयर स्टैग्नेशन। हम फिजिकली इवॉल्व जरूर हो रहे थे, पर हमारी जिंदगी का तरीका बिल्कुल नहीं बदल रहा था। और फिर बूम, 70,000 साल पहले अचानक से एक रेवोल्यूशन आती है। Section 2. The cognitive revolution. ये वो पॉइंट है जहां से हमारी कहानी एक कंप्लीटली नया मोड़ लेती है। स्कॉलर्स का मानना है कि लगभग 70,000 साल पहले हमारे सेपियंस के दिमाग में एक एक्सीडेंटल जेनेटिक म्यूटेशन हुआ। बस एक चांस इवेंट। इसे अक्सर ट्री ऑफ नॉलेज म्यूटेशन भी कहा जाता है। और इस एक सिंगल म्यूटेशन ने सेपियंस के दिमाग की इनर वायरिंग को बिल्कुल रिवाइंड और रिवायर कर दिया। हम फिजिकली तो वैसे ही दिखते थे, पर अंदर से हमारा माइंड एक बिल्कुल नए लेवल पर जाग चुका था। एंड फ्रांस की शवात केव में मिली इस 30,000 साल पुरानी हैंडप्रिंट को देखिए। ये कोई ऑर्डिनरी ड्राइंग नहीं है। एक इंसान ने दीवार पर अपना हाथ रखकर लिटरली ये बताने की कोशिश की है, मैं यहां था, आई वॉज हियर। ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के सडन एक्सप्लोजन का एक बहुत ही पावरफुल विजुअल प्रूफ है। इसी दौर में सडनली आर्ट, इन्वेंशन और बोट्स जैसे कॉम्प्लेक्स टूल्स की शुरुआत हुई। हम अब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे थे, हम इस दुनिया में अपने एग्जिस्टेंस को क्लेम कर रहे थे। Section 3. The power of fiction. अब देखिए, एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं, राइट? एक बंदर भी चिल्लाकर अपनी ग्रुप को फिजिकल थ्रेट्स के बारे में बता सकता है कि वॉच आउट, वहां एक शेर है। लेकिन इस कॉग्निटिव रेवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी, वो फिजिकल रियलिटी के बारे में बात करने में नहीं थी। इट वॉज आवर कंप्लीटली न्यू एबिलिटी टू टॉक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट, ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो फिजिकली हमारे सामने एग्जिस्ट ही नहीं करती। The absolute game changer here is fictive language. ये होमो सेपियंस की एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जिसके जरिए हम ऐसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं जो फिजिकल दुनिया में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। जस्ट थिंक अबाउट इट। हमने लेजेंड्स बनाए, मिथ्स क्रिएट किए और गॉड्स को इन्वेंट किया। इस फिक्टिव लैंग्वेज ने सेपियंस को एक ऐसी इमेंस पावर दी जो इस प्लैनेट पर किसी और एनिमल के पास नहीं थी। द पावर टू कोऑपरेट इन मैसिव नंबर्स। किसी एक शेयर्ड मिथ पर विश्वास करके हजारों अनजान लोग आपस में एक साथ मिलकर काम कर सकते थे। दैट्स ह्यूज। Section 4. Creating imagined realities. ऐसी फिक्टिव लैंग्वेज ने बेसिकली हमें एक बिल्कुल नई दुनिया दे दी। इसका सबसे डायरेक्ट और गहरा इम्पैक्ट यह था कि इसने हमें सेपियंस को एक ही वक्त में 2 अलग-अलग ओवरलैपिंग दुनिया में जीने पर मजबूर कर दिया। लेट्स कंट्रास्ट दीज टू realms डायरेक्टली, क्योंकि ये काफी माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ है हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नदियां, पेड़, शेर, ये चीजें फिजिकली वहां प्रेजेंट हैं, चाहे हम उनमें बिलीव करें या ना करें। और दूसरी तरफ इमेजिन रियलिटी, गॉड्स, नेशंस, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, ह्यूमन राइट्स। अब इस बारे में सोचिए, ह्यूमन राइट्स, द यूनाइटेड नेशंस या फिर बिलियनेयर्स, आखिर ये सब क्या हैं? ये लिटरली हमारी फर्टाइल इमेजिनेशन की उपज है। पर आज के दौर में ये इमेजिन रियलिटीज इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी का सर्वाइवल पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। आज एक जंगल बचेगा या कटेगा, ये किसी फिजिकल लॉ से नहीं बल्कि एक इमेजिन कंपनी के इमेजिन लॉ से डिसाइड होता है। Now what's really interesting is this breakdown right here. Let's look at the wider consequences of these new abilities. जब हम physical world के बारे में communicate कर पाए, तो हमने complex actions plan किए, जैसे शेर से बचना या मिलकर बाइसन का शिकार करना। फिर
जब हमने आपस के रिलेशनशिप्स या सिंपली गॉसिप के बारे में बात की तो हमारे ग्रुप्स और कोहीसिव हो गए, लगभग 150 लोगों तक। पर द रियल मैजिक हैपेंड जब हम फिक्शंस के बारे में बात करने लगे। गॉड्स और नेशंस जैसे कॉन्सेप्ट्स ने लाखों अनजान लोगों के बीच मैस कोऑपरेशन और रैपिड सोशल इनोवेशन को पॉसिबल बना दिया। इस एक सिंगल शिफ्ट ने लिटरली सब कुछ बदल दिया। सेक्शन 5, बाईपासिंग जेनेटिक एवोल्यूशन। इस अमेजिंग मास कोऑपरेशन की वजह से हम एक नए मुकाम पर पहुंचे। हमारी इन इमेजिन्ड रियलिटीज पर डिपेंडेंस ने एक्चुअली हमें नेचर के सेट किए हुए बायोलॉजिकल स्पीड लिमिट्स को पूरी तरह तोड़ने का मौका दिया। हमने एवोल्यूशन को ही एक्ट कर लिया। बायोलॉजी में किसी भी फिजिकल चेंज के आने में लाखों साल लगते हैं, राइट, जिसे हम जेनेटिक एवोल्यूशन कहते हैं। पर क्योंकि हमारा लार्ज स्केल कोऑपरेशन डायरेक्टली हमारे शेयर्ड मिथ्स पर बेस्ड है, हमने उन स्लो बायोलॉजिकल ट्रैफिक जैम्स को कंप्लीटली बाईपास कर दिया। अगर आप सोसाइटी का शेयर्ड मिथ्स बदल दें तो लोगों का बिहेवियर लगभग रातों रात बदल जाता है। ये कल्चरल एवोल्यूशन का एक एब्सोल्यूट फास्ट लेन है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहां की पॉपुलेशन ने वर्चुअली एक ही दिन में डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के पुराने मिथ पर विश्वास छोड़कर सॉवरेंटी ऑफ द पीपल के नए मिथ को अपना लिया। लोगों के जीन्स बिल्कुल वही रहे, पर पूरी की पूरी सोसाइटी कंप्लीटली इवॉल्व हो गई। Section 6, History separates from biology. And that brings us to the grand climax of this narrative. Cognitive revolution ने एक ऐसा अल्टीमेट पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट किया जहां से हम अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी बायोलॉजिकल स्पीशीज नहीं रहे। I absolutely love this powerful quote by Yuval Noah Harari. The cognitive revolution is accordingly the point when history declared its independence from biology. देखिए, अब अगर आपको क्रिश्चियनिटी के राइज को या फ्रेंच रेवोल्यूशन को जेन्युइनली समझना है तो सिर्फ सैपियंस के डीएनए, जीन्स और हार्मोन्स को एनालाइज करना काफी नहीं होगा। हमें उनके आइडियाज, उनकी इमेजेस और उनकी फैंटेसीज को डीपली समझना पड़ेगा। हमारी असली पावर हमारे अंदर के आइडियाज में है और जेन्युइनली यही कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट और इंपॉर्टेंस है ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में, कि हमने नेचर के फिजिकल रूल्स को अपने खुद के बनाए इमेजिनरी रूल से ओवररूल कर दिया। तो फाइनली मैं आज के इस एक्सप्लेनर को एक काफी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ एंड करना चाहता हूं। What games did our Stone Age ancestors actually play in this new arena of history? हम जानते हैं कि मैसिव रेवोल्यूशन आई, पर उन 60,000 सालों की अनरिटन हिस्ट्री पर आज भी एक बड़ा सा पर्दा पड़ा हुआ है। हमारे एंशिएंट फॉरेजर्स ने इस नए इमेजिन्ड अरीना में आखिर कौन से खेल खेले होंगे? उनके फिलोसॉफिकल डिबेट्स क्या थे? उनके रिलीजन्स, उनके पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस कैसे दिखते थे? उन ब्रिलियंटली कॉम्प्लेक्स एंशिएंट कल्चर्स के बारे में आज हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये सच में हमें याद दिलाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री कितनी वास्ट और कितनी डीपली फैसिनेटिंग है। मुझे उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने आपको इस कॉग्निटिव लीप के इमेंस इंपैक्ट को समझने में जरूर मदद की होगी।